आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने पार्टी लाइन से हटकर एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। दरअसल सलमान खुर्शीद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां एक तालिब इल्म ने उनसे दंगों और बाबरी मस्जिद गिराए जाने को लेकर सवाल पूछा। इस पर खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं, ये आप पर न लगे, इसके लिए हमसे सीख लेनी चाहिए। आज बात इसी बयान पर होगी, कांग्रेस के दामन पर खून के धब्बे। और इस पर बात करने के लिए बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस लीडर शैलेंद्र सिंह यहां पर मौजूद हैं, अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर राजकुमार भाटी साहब यहां पर मौजूद हैं, और सियासी तज्जिया का डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब हैं, बीजेपी के तर्जुमान परवीन शंकर कपूर साहब हैं, और विश्व हिंदू परिषद के कौमी तर्जुमान विजय शंकर तिवारी साहब हैं। तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और आगे बढ़ने से पहले, इनसे बातचीत शुरू करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमयू के एक साबिक तालिब इल्म की जानिब से कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बाबरी मस्जिद गिराया जाना और दंगों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सलमान खुर्शीद ने माना कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। अच्छा, आपका नहीं पॉलिटिकल क्वेश्चन है। हमारे दामन पे खून के धब्बे हैं। हमारी कांग्रेस का भी हिस्सा होकर मुझे मानने दीजिए कि हमारे दामन में खून के धब्बे हैं। इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। आप उन धब्बों नहीं बताना होना, हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि ये धब्बे हम पर लगे हैं, ये धब्बे तुम पे ना लगे। तुम वार इन पे करोगे, धब्बे तुम्हारे लगेंगे। हमारे इतिहास से कुछ सीखो और समझो। सलमान खुर्शीद के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि अब सलमान इस पर सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन जो बोल दिया वो आईने की तरह साफ हो गया है। कांग्रेस भी खुर्शीद के इस बयान को जाती बयान बताकर पल्ला तो झाड़ रही है, लेकिन अपोजिशन को बैठे बिठाए इंतखाबात से पहले एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। देखिए, दंगा है और मुझे जो लोग भी इस देश के अमन को, इस देश की शांति को, इस देश के सौहार्द को अब तक मिटाते रहे हैं और उसके लिए अपनी सियासत करते रहे हैं, सियासी रोटियां सेकते रहे हैं, वो तो कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार रही है। सलमान खुर्शीद को साफ तौर पे कहना चाहिए कि इस देश में वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने की राजनीति कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस ने इस देश की पंथनिरपेक्षता के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया है। यदि सलमान खुर्शीद इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं तो मैं मानूंगा कि वो लिपापोती कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पहले से मैं कह रहा हूं कि ये जो सारे हुए हैं कांग्रेस की सरकारों में, उसका प्रायश्चित करने का समय आ गया है। वाज़ेह हो कि एमयू में मुनक्किद एक प्रोग्राम में सलमान खुर्शीद से एक साबिक तालिब इल्म आमिर मिंटोई ने कांग्रेस की हुकूमतों के दौरान मुसलमानों के साथ हुई नाइंसाफी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में एमयू के कानून में पहली बार बदलाव हुआ। हाशिमपुरा, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुले, उसमें मूर्तियां रखी गईं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दामन पे ये जो खून के धब्बे हैं, उस पर उनका क्या कहना है, इन्हें कांग्रेस कैसे धुलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। सलमान खुर्शीद का यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, तो कुछ लोग इसको उन इंतखाबात से जोड़ करके भी देख रहे हैं। इसका सियासी एंगल भी यहां पर जरूर निकलेगा। बहुत सारे खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडियो में, एक एक करके सबसे बात करते हैं। और ख्वाजा इफ्तिखार साहब, सबसे पहला रिएक्शन, सलमान खुर्शीद ने एक तरीके से कबूल कर लिया है, मान लिया है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जितने भी अभी तक आजादी के बाद से अब तक दंगे हुए हैं, उसकी असल जिम्मेदार वही है। देखिए खुर्शीद साहब, मैं समझता हूं कि सलमान खुर्शीद साहब ने एक बहुत बड़ी बहस इस मुल्क में छेड़ दी है जी। और वो बहस ये है कि हमारे मुल्क में
की एक खूनी तारीख भी है बदकिस्मती से, और उसका ताल्लुक कांग्रेस से सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा हुकूमत कांग्रेस का इख्तिदार का जो दौर है वो सबसे तवील है। बिल्कुल। लेकिन इस मुल्क की कोई भी सियासी जमात, कोई सियासी हुकूमत ऐसी नहीं है कि जिसके दौर में इस किस्म के वाकयात पेश नहीं आए हों। मैं आपकी इस बहस को आज दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। बात यह है कि इस मुल्क में बहुत सारी वहदतें हैं। बहुत सारी वहदतें को मतलब है इस मुल्क में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि ये सब यहाँ हैं, ये सब यहाँ रहे हैं और ये सब यहाँ रहने वाले हैं। इसमें से कोई कहीं जाने वाला नहीं है। तो जितना जल्द लोगों की समझ में ये बात आ जाए कि बकाए बाहम जिसको हम कहते हैं, को एग्जिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, साथ मिलजुल कर रहने को जिसको की बात जब हम करते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक सलमान खुर्शीद साहब ने खालिसतन एक बयान दिया है कि मुसलमानों के खून के धब्बे हमारे दामन पर हैं, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने थोड़ी सी कसर रख के बात की है। उन मुसलमानों के ही खून के धब्बे नहीं है, बल्कि सिखों के भी खून के धब्बे हैं, कश्मीर के पंडितों के भी खून के धब्बे हैं, और इसके अलावा भी बहुत दलितों के साथ भी ज्यादतियां उनके दौर में हुई हैं, उनके भी खून के धब्बे हैं। तो खून के धब्बे तो कांग्रेस पर सभी लोगों के हैं। लेकिन उन जैसे सियासतदान से, मैच्योर पॉलिटिशियन से मैं तवक्को ये नहीं करता था कि वो इस बात को मुसलमानों तक महदूद रखेंगे। उनको ये चाहिए था कि वो बड़ी बहस की तरफ मुल्क को लेकर जाते और एक बड़ी बात कहते और उसके हिसाब से बहस और मुबाहिसे में चीज ये जानी चाहिए थी। उन्होंने इसको बहुत छोटे दायरे के अंदर महदूद कर दिया। मेरा सवाल है कि सियासी एंगल आप इसमें देख रहे हैं? सियासी एंगल तो इसमें है ही। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खुर्शीद साहब भी शायद अब कुछ जो है वो थोड़ा सा अपने ऑप्शंस को वे कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्योंकि उनके जो बयानात इम्पीचमेंट के हवाले से जो बयानात आए, इससे पहले बीच में कुछ खबरें भी उनके हवाले से उड़ी थी। तो हो सकता है 2012 में राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने बोला था, 2012 में भी बोला था। हो सकता है 2019 तक बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है मुल्क के अंदर, तो हो सकता है वो भी कुछ सोच रहे हो अपने उस हवाले से जो है। इससे इस इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। शैलेंद्र सिंह जी, आज आपको बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे क्योंकि आपकी ही पार्टी के एक सीनियर लीडर ने सवाल उठा दिए हैं और कबूलनामा जो है एक तरीके से उनका है, उन्होंने कबूल कर लिया है कि भाई जो कांग्रेस है उसके दामन पर बहुत सारे दाग हैं, खून के धब्बे हैं, ये मान लिया है। और यहां तो बहुत सारी बातें आई हैं कि वो क्यों सिर्फ मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। सिख जो है, अगर उनका कत्लेआम हुआ था यहां पर, और अगर कश्मीर से जो वहां पर लोगों को हटाया गया था या कश्मीर से बाहर भेजा गया था, तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की बात हम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज आपको देना पड़ेगा। प्रवीण शंकर कपूर साहब, आपके पास आते हैं। आपको क्या लगता है सलमान खुर्शीद का ये बयान, और हम इसका सियासी एंगल भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं, चूंकि कर्नाटक में इंतखाबात है, एक तो वो, दूसरी बात आपको लगती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर के एक प्रोग्राम में उन्होंने जो बयान दिया है, क्या लगता है वो खुद की जमीन तलाश रहे हैं या फिर जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं आईना दिखा रहे हैं कि देखिए आपने ये सब किया था और अब भुगतने के लिए तैयार रहिए? देखिए, सुबह जब ये पहली बार खबर आई जी, मैंने इसे तभी टेलीविजन पर देखा, और क्योंकि खबरों में कई बार ऐसी चीजों को दोबारा दिखाते हैं जी, मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। वो बहुत असहज हो गए थे। यही वो क्लिप है, अगर आप इसे ध्यान से देखें, जब सवाल उनसे पूछा गया जी, तो उनके बहुत सारे एएमयू के कार्यकर्ता उस व्यक्ति को बोलने से रोकना भी चाह रहे थे जी, मगर उन्होंने उसे बोलने दिया। और उसके बाद जो रिएक्शन दिया वो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन में दिया हुआ रिएक्शन है। इससे अधिक हमें इसमें मायने वायने नहीं टटोलने चाहिए। कांग्रेस के लोग हताश निराश हैं। राहुल गांधी का नेतृत्व कितना कामयाब रहने वाला है उन्हें मालूम है। और यहां मैं मौलाना साहब की बात से सहमत हो सकता हूं कि हो सकता है कि वो अपनी कुछ और राजनीतिक पॉसिबिलिटीज भी वे कर रहे हों साथ में, मगर ये इस वक्त इस पर्टिकुलर चीज को जब आप देखेंगे तो वो मानसिक रूप से तैयार नहीं दिख रहे थे और वो मजबूरी में बोल गए। उन्हें मजबूरी में वो गिल्ट का एडमिशन करना पड़ा। आदमी की अंतर आत्मा कभी तो उसे धिक्कारती है। ये वो पल था जिस पल सलमान खुर्शीद को एएमयू की पवित्र भूमि ने धिक्कारा, बोलने पे मजबूर कर दिया कि सच को स्वीकार के तेरे नेतृत्व ने और तूने क्या किया है मुसलमानों के लिए आज तक। अतर हुसैन देहलवी साहब, आपको क्या लगता है 70 साल लग गए कांग्रेस को यह कबूल करने में कि वाकई ही कसूरवार तो वो हैं, चाहे वो अकलियती तबके की बात कर लें, चाहे वो दलितों की बात कर लें, दलितों के ऊपर भी जुल्म हुए हैं, सिख कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हुए हैं, 70 बरस लग गए ये कबूल करने में कि हाँ वाकई गलतियां हुई हैं,
वाकई जो है उनका दामन वो बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं है, खून के धब्बों से सना पड़ा है। देखिए खुर्शीद भाई, मुझको यहाँ पर मुशीर साहब का एक शेर याद आ रहा है जो आज की इस बहस के हवाले से ही है कि एक से बढ़कर एक था कातिल, खून का धब्बा किस पे आए, कत्ल भरी महफिल में हुआ था, खून के छींटे सब पर आए। खया साहब ने जो बुनियाद करी वो आज की बहस, और मैं समझता हूं सलमान के इस बयान की या जो मुल्क में बहस होने वाली है उसकी बुनियाद मान लीजिए। इस मुल्क में खूनरेजी की एक तारीख रही मुल्क की आज़ादी से पहले और मुल्क की आज़ादी के बाद। महात्मा गांधी की शहादत ने उस खूनरेजी को किसी हद तक रोक दिया, और मुझे ये कहने में भी कोई शक नहीं कि अवाइल में जो लीडरान थे कांग्रेस के, उन्होंने किसी हद तक उसको काबू में रखा। मगर जमशेदपुर से ये फिसादात की नई बू चलते चलते गुजरात तक पहुंची, गुजरात से मुजफ्फरनगर तक पहुंच चुकी है जी। सलमान खुर्शीद साहब ने जो कहा, मैं मानता हूं कि किस पार्टी के जमाने में क्या कुछ हुआ, बुनियादी तौर से यह है कि सवाल उनका जवाब उन्हीं को देना है, कांग्रेस पार्टी को देना है। मसलन कांग्रेस पार्टी बड़ी आसानी से कहती है कि साहब मेरठ मलियाना में अब हमारी हुकूमत नहीं है, इसलिए हम क्या फैसला करते, 30 साल यूपी में हमको हो गए हैं, हम लोग बिहार में नहीं है इसलिए हम भागलपुर पे क्या बयान देंगे। लेकिन महाराष्ट्र में आप 10 साल हुकूमत रहे, मरकज में 10 साल हुकूमत रहे, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को आपने किस ठंडे बिस्ते में डाला ये आज तक कोई नहीं जानता। खया साहब और मैंने एक शख्स के साथ थोड़ा बहुत काम करा, उनका नाम नरसिम्हा राव था। नरसिम्हा राव ने हिम्मत करके कुछ इक़दामात को उठाया, कांग्रेस उन इक़दामात से भी पीछे जाती हुई नजर आ रही है। हाँ, इस बात को भी मानता हूं कि 1984 में जो कुछ हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ, उस पर मेरा दिल उसी तरीके से जलता है जिस तरीके से गुजरात के लिए जलता है। लेकिन आपकी क़यादत जलना भी चाहिए, जलना चाहिए, बिल्कुल एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते जलना भी बिल्कुल जलना चाहिए। किस तरीके से लोगों को जलाया गया, मारा गया। लेकिन 84 के उन, मैं समझता हूं इंसानी सोच फिसादात के लिए माफी मांगी आपने, मुझको बड़ी खुशी हुई। लेकिन नीली में जो फिसादात हुए वो आपके दौर में हुए, 84 में, यानी 82 और 84 में फर्क नहीं था। जो सिखों के लिए 7 लाख का मुआवजा आपने ऐलान करा, लेकिन आपको सुन के बड़ी हैरत होगी, आसाम में जो नीली में जो फिसादात से बेघर हुए थे उनके मुआवजे की रकम 2000 रुपए है। आज भी वो कस्मापुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। बहस का मुद्दा है कि जो कुछ हुआ इस खुरेजी को किस तरह रोका गया, और साथ साथ बीजेपी वालों को बताना पड़ेगा कि एक्शन का रिएक्शन कभी काबिल कबूल नहीं हो सकता। घरों में घुस के किसी को नहीं मारा जा सकता, ट्रेन और बस में किसी को नहीं रोका जा सकता, सड़क पर दौड़ा के किसी को नहीं मारा सकता। आप मुझको ये गारंटी दीजिए कि मौलाना तेहलवी 3 टायर ऐसी बस में अगर सफर करेगा, कल मुझसे ये कोई नहीं कहेगा कि आप उतर जाइए, या मेरी मां चलते वक्त मुझसे ये ना कहे हालत खराब है तुम ना जाओ। हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और ये इतना बड़ा मसला है और इतना संजीदा मसला है कि इसके ऊपर सभी को खुल करके बात करनी चाहिए। आखिर इस तरह के हालात क्यों पैदा होते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या होता है, सियासी मकसद होता है या फिर किसी एक कौम को, किसी एक खास तबके को डराने का मकसद होता है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब यहां पर देना पड़ेगा। विजय शंकर कपूर साहब, बहुत सारी बातें जो है वो लगातार हो रही हैं और बहुत सारे जो है वो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम चूंकि कांग्रेस के असली जो है जवाब आज कांग्रेस को देना है, यहां पर कांग्रेस की तरफ से ये बात आई है, सबसे बाद में आपके पास ही आएंगे। राजकुमार भाटी साहब, आपको क्या लगता है, ये महज एक बयान है, दिल का दर्द है, या फिर कहीं सियासी मकसद भी इसके पीछे है? देखिए, सियासत से और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के अगर सच्चाई की बात कहें तो सच्चाई ये है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। सभी को सलमान खुर्शीद साहब ने किस नियत से बयान दिया है वो तो वो जाने, वो पार्टी बदल रहे हैं या उनका दिल भर गया है या क्या वजह है, लेकिन उनका बयान, पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है, उनका बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमें ईमानदारी से अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, सभी को, सभी राजनीतिक पार्टियों को, समाज को, इस देश को। जो देश और जो समाज अपने अकलियत के साथ और अपने कमजोर वर्गों के साथ न्याय नहीं करता, उन्हें सम्मान नहीं देता, उन्हें अधिकार नहीं देता, वो सब समाज नहीं कहा जा सकता। तो इस बारे में तो सभी थोड़े बहुत जिम्मेदार हैं। और प्रवीण शंकर कपूर साहब ने बड़े उत्साहित होकर कहा कि उनकी आत्मा जग गई, वो एक पवित्र जगह पर पहुंच गए। अब पता नहीं बीजेपी के किसी नेता की कभी आत्मा जगेगी या नहीं जगेगी, ऐसा वो भी कबूल करेंगे कभी या नहीं करेंगे। इस देश में 2 बड़े नरसंहार हुए जो सभी जानते हैं, 1984 में दिल्ली में और 2002 में गुजरात में। 1984 में जो 3 लोग जिम्मेदार माने गए थे उसके लिए, वो राजनीति से बाहर हो गए, हाशिए पे चले गए, उनका कहीं नाम पता नहीं है, ना उन्हें कांग्रेस ने कहीं पद दिए, ना उन्हें कहीं जिम्मेदारियां दी और न टिकट दिए। कम से कम इतनी गैरत तो उनके अंदर बची हुई है। और जो गुजरात के लिए 2002 के लिए जो 2 बड़े नेता जिम्मेदार थे, 1984 के दंगे के बाद लगातार सज्जन कुमार
एमपी रहे, टाइटलर साहब सहज क्यों हो गए? अरे आपने बोला है, आप कैसा झूठा बचाव कर रहे हैं कांग्रेस का? अरे ये सच क्या बन गया? चोर मौसेरे भाई हो गए। अरे आपको याद भूल गए कि टाइटलर लगातार मंत्री रहे 84 के बाद। आप ये भी बीजेपी के प्रवक्ताओं की आदत है, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोल रहे हैं कि जब सच बोलना शुरू करे कोई तो चिल्लाना शुरू कर दो। इसी तरह जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, इस देश को इसी तरह चलाना चाहते हैं। अरे अभी 4 दिन पहले राहुल गांधी के अनशन में भी वो आकर के बैठ गए थे, वो तो उन्हें अंतिम मिनट पे कह करके हटाया गया। कपूर साहब, ये बदतमीजी मानी जाती है और मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की बदतमीजी डिबेट में नहीं होनी चाहिए। मैं आखिरी शब्द कह दूं, इश्यूज के ऊपर बात करें। खुर्शीद साहब, मैं अपना आखिरी वाक्य बोल दूं जो कि एक सच है और मैं जरूर बोलूंगा कि उनके उन 3 नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया गया। कांग्रेस में इतनी गैरत बची थी, लेकिन इनकी जो पार्टी में जिन 2 नेताओं पर आरोप थे वो आज इनकी पार्टी के सर्वोपरि हैं, उन्हें उच्च पदों पर पहुंचाया गया। तो ये फर्क दोनों पार्टियों में ये देश देखता है, महसूस करता है। विजय शंकर तिवारी साहब, आप पूरी बहस को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे किस तरीके से बयानात आ रहे हैं सलमान खुर्शीद के। क्या लगता है, पहला रिएक्शन क्या है? उनके बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जितने भी दंगे हुए हैं वाकई उनके पीछे कांग्रेस पार्टी ही थी, एक सियासी मकसद था और जानबूझ करके वो ऐसा कर रहे थे? खुर्शीद साहब, बहुत सारे विषय आ गए हैं, बहुत सारी बातें आ गई हैं। अब खुर्शीद साहब ने जब बोला है, सलमान साहब ने, तो अब ये बात दूर तक जाएगी और जानी चाहिए। और ये आजादी से लेकर के आज तक देखेंगे तो पूरा एक पूरी क्रिया कांग्रेस के नरसंहार जो करवाए हैं उनके साथ जा रही है। हम कहते 3 विषय की चर्चा नहीं हुई। हमारे भाटी साहब बहुत बढ़िया बोलते हैं और वे बात कर रहे थे, लेकिन मैं लगता था कि ये बड़े निरपेक्ष भाव से बोल रहे हैं, शायद वो भी मुद्दा बोल देंगे, लेकिन नहीं बोले। ये मैं बताता हूँ, ये जब गौ हत्या का एक कानून के लिए के संत वो कर रहे थे आंदोलन, तो संतों को मरवाने वाले भी कांग्रेस ही थे। लेकिन अयोध्या में जब कार सेवा के लिए कार सेवक गए थे तो उनकी हत्या करवाने वाले भाटी साहब अब सुन लीजिए, भाटी साहब सुन लीजिए। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ तिवारी जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हत्यारों नहीं, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो कार सेवकों पर जो कार सेवकों की जो हत्या की गई, मुझे लगता था भाटी साहब बोलेंगे, लेकिन वो नहीं बोले। और जो गुजरात की बात की खुर्शीद साहब, गुजरात की बात तो, लेकिन गुजरात में गोधरा भी हुआ था जिसमें 80 लोग मारे गए थे, जल गए थे, उनकी भी चर्चा नहीं हुई। तो मुझे लगता है कांग्रेस की कलई तो खुलेगी, लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़ करके विजय शंकर तिवारी साहब, ये बात सही है कि बहुत सारे जुल्म सितम हुए हैं, गोधरा हुआ है, उसके बाद गुजरात हुआ है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन होना जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। ठीक है साहब, कि एक आदमी को मार दिया तो उसके बदले में 100 आदमियों को मारा जाएगा, तो इसका ये कोई मसले का हल नहीं है। वो एक आदमी भी नहीं मरना चाहिए और उसके बदले में 100 आदमी भी नहीं मरने चाहिए, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों। ठीक है, यह बात ये क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आ रहा हूं एक एक करके आपके पास। शैलेंद्र सिंह जी, कांग्रेस से आपका ताल्लुक है, ये बताइए, आपके ही बड़े लीडर हैं, आपकी ही पार्टी के बड़े लीडर हैं जिन्होंने ये कबूल कर लिया है, मान लिया है भरे स्टेज पर, भरी महफिल में, कि हाँ जितने भी दंगे हुए हैं, खासतौर से आजादी के बाद से अब तक, जहां जहां कांग्रेस की हुकूमतें थी, चाहे कई बार अलग अलग स्टेट्स में और कई बार मरकज में, क्योंकि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो मरकज में जो है वो यूपीए की हुकूमत थी, तो उन्होंने मान लिया है कि जितने भी दंगे हुए हैं, जितना भी नुकसान हुआ है जान माल का, मुस्लिम तबके का, उसका जो जिम्मेदार है कोई और नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। आपको लगता है कि देर से ही लेकिन मान तो लिया और 70 बरस लग गए इस बात को जो है स्वीकार करने में या उस बात को मानने में? देखिए, अभी खुर्शीद भाई जो विजय शंकर तिवारी जी बोल रहे थे, उसमें इनका ये कहना है कि गोधरा में घटना नहीं, ठीक है, नहीं गोधरा में पहले मेरे इस बात का जवाब दीजिए। सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया है उसको आप कैसे ले रहे हैं? आपका सरकार, विजय शंकर जी ने क्या उसको भूल जाइए अभी 1 मिनट के लिए। पहले ये बताइए कि जो सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है, मान लिया उन्होंने कहा कि भाई मैं शर्मिंदा हूं इस बात के लिए और हमारे दामन पर दाग है, तो उसको कैसे ले रहे हैं आप? कांग्रेस के लीडर हैं भाई, आप बताइए ना इस बात को, सबके सामने बोलिए। जो अपने सलमान खुर्शीद साहब के बयान से पार्टी ने अपने को किनारा किया है, उनके बयान से हमारा कोई लेना देना बड़ा आसान होता है। इसके बाद सबसे आसान काम नहीं है। इसके बाद सबसे पहले जो आज तक कांग्रेस का सबसे अधिक शासन रहा, उसके अंदर महात्मा गांधी की हत्या से शुरू होती है षड्यंत्रकारियों की एक जो है चाल, और उसके बाद जहां तहां की घटनाओं को देने के लिए और हिंदू मुस्लिम दंगे फैलाने के लिए आरएसएस टाइप के संगठन को खड़ा किया गया इजराइल की मदद से, और उन लोगों ने जहां तहां दंगे भड़काए, उसको कांग्रेस सरकार ने रोकने की कोशिश की।
और उसके चूंकि कांग्रेस की सरकार थी तो 1 मिनट में कहना आसान है कि कांग्रेस का दोष है और कांग्रेस के दामन जो है खून से रंगे हुए हैं। सच्चाई ये है कि उन चीजों को भड़काने वाले लोग, वो सारे लोग आज सरकार में बने बैठे हैं और वो सारे लोग अपने को पाक साफ, और ये गो हत्या की बात करते हैं, गो हत्या और गो कार सेवकों की बात करते हैं। किसानों पे गोली चलाने वाले लोग इंसानों पे जो गोली चलाते हैं वो जानवरों की बचाव के लिए लोग। आप ये बताइए, जो सलमान खुर्शीद ने बयान दिया उसको आप कैसे ले रहे हैं? आप सीधे तौर पर ये बताइए। सलमान खुर्शीद जी के बयान, क्या वो सच नहीं बोले, क्या झूठ बोला है उन्होंने? सलमान खुर्शीद जी इस बात का सही जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि मणिशंकर अय्यर जी ने भी कुछ बोला था और चुनाव के पहले बोला था कि और उनको तो पार्टी से बाहर कर दिया। कौन किस वजह से उनको तो पार्टी से बाहर कर दिया, तो क्या सलमान खुर्शीद को भी पार्टी से बाहर किया जाएगा? पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगी, पार्टी नेतृत्व इन चीजों को गंभीरता से लेती है, देखती है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व से विपक्ष डरा हुआ है, जिसकी वजह से ये आज जो है इसको आप मुद्दे से भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं आप जो है। नहीं, शैलेंद्र भाई के बोलने के बाद यह तो तय माना जाना चाहिए कि कांग्रेस को जो कुछ हुआ या जिस गिल्ट को आज कम से कम सलमान खुर्शीद ने एडमिट तो किया, कांग्रेस को उस सब पर कोई अफसोस नहीं है। नहीं, लेकिन आज जब गुजरात के हत्यारे देश के प्रमुख पदों पर देखिए सर, देखिए सुनिए, अगर कोर्ट से वो बरी हो गए हैं तो उनका यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हत्यारों को बड़ौदा से लेकर के और वाराणसी तक के लोगों ने अगर कोर्ट से कोई बरी हो गया है तो आप उसको इल्जाम लगाने वाले कोई नहीं होते। आपके बयान के साथ चैनल नहीं है, चैनल आपके बयान के साथ नहीं है, कोर्ट से बरी है वो, उचित नहीं है। अतर देलवी साहब आपके लिए, इसमें मैं समझता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ख्वाजा साहब ने एक बहुत ही मजबूत तरीके से बहस शुरू की, हमको उसी पे बात करनी, दो चीजों को समझना होगा। हम मुद्दों पर रहे, मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा है। मैं अपने बीजेपी की तर्जुमान को ये बताने की जहमत करना चाहता हूं कि इस बात याद रखें। नहीं, पहले कांग्रेस को तो कुछ कह दीजिए। मैं वहीं जा रहा हूं। उनको ये भी मान लेना चाहिए कि 84 में जैसे का कश्मीरी पंडितों 84 हो या अहमद यानी गुजरात के फिसादात हो, पहली मर्तबा आलमी सतह पे यानी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के जो लफ्ज हमने सुना था वो गुजरात के बाद हो रहा है। ये भी इस मुल्क की बदकिस्मती है। हाँ, कांग्रेस के साथ परेशानी क्या है कि आप सच्चाई को कबूलना नहीं करना चाहते। भाई बीजेपी ने इफ्तार पार्टी बंद करी, आपने भी इफ्तार पार्टी बंद कर दी। बीजेपी ने कहा हम ये काम नहीं करेंगे, आपने कहा कि हम तुमसे बड़े ज्यादा वो हैं। मैं इनसे हमेशा एक सवाल करूं, सलमान ने उस मुद्दे को उठाया नहीं। 10 साल आप वजीर कानून रहे, लेकिन आपको अलीगढ़ के अक़लियती किरदार को बहाल करने की कोई कोशिश ही नहीं की गई आपने। उस वक्त आप कहां सो गए थे? और एक चीज खुर्शीद भाई, ख्वाजा साहब को मेरा साथ देना चाहिए। इतनी तकलीफ दे बात है, इस मुल्क की आजादी अबुल कलाम आजाद के जिक्र के बगैर बिल्कुल अधूरी है। 10 साल तक लगातार इनसे मुतालबा किया गया कि इस मुल्क में मौलाना आजाद के नाम पर किसी एक एयरपोर्ट या किसी रेलवे स्टेशन को मंसूब कर दीजिए। कांग्रेस लगातार इसको अनदेखी करती है। सर आपकी, मुझे ये बताइए, कोई एयरपोर्ट का नाम रख दिया, किसी जो है वो जरूरी है रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये जो दाग लगे हैं कांग्रेस के दामन पर, वो कैसे धुल सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो जो मैं समझता हूं कि हम सारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को, चूंकि चैनल और हम सबकी राय यही है, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, जब तक इस मुल्क का दस्तूर लागू है सर, मुझको इस मुल्क में कोई खतरा नहीं है। खतरा उस दिन होगा जिस दिन दस्तूर के ऊपर कोई बात आएगी। अब कांग्रेस या बीजेपी दोनों, देखिए बुनियादी तौर से जब तक आप शहरियों के हुकूक की हिफाजत की बात ही नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी इन हुकूक की हम हिफाजत करना चाहते हैं, उस वक्त तक मैं गैर महफूज रहूंगा। और आज बीजेपी को भी इस बात का जवाब देना चाहिए जो मैंने उठाया कि कांग्रेस के यकीनी तौर से इनके दामन पे दाग हैं और इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। सलमान साहब देंगे या इनकी पार्टी देगी, लेकिन उसके साथ साथ जो माहौल मौजूदा वक्त में बना है वो माहौल उससे ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। जिस तरीके की हिम्मत सलमान खुर्शीद ने दिखाई है, उन्होंने कहा भाई वो एक प्रोग्राम में थे, वहां सवाल पूछा गया, उनकी मजबूरी ही सही, लेकिन उन्होंने मजबूरी में भी ये हिम्मत दिखाई, ये मान लिया कि हाँ उनकी पार्टी, और खुद उन्होंने माना कि चूंकि पार्टी के वो कारकुनान हैं, पार्टी के एक लीडर हैं, तो वो खुद उन्होंने कहा कि मेरे दामन पर भी दाग हैं। तो जो हिम्मत उन्होंने दिखाई, तो क्या दूसरी पार्टियां भी या दूसरी पार्टी के लीडर्स भी वो हिम्मत रखते हैं? आपको क्या लगता है विजय शंकर तिवारी साहब कि ये ऐसी हिम्मत दूसरे लोगों को भी दिखानी चाहिए, मान लेना चाहिए? अगर कोई दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, दूसरी पार्टियां भी इन्वॉल्व होती हैं, दूसरी जो है तंजीमें भी इन्वॉल्व होती हैं, उनको भी मान लेना चाहिए कि हाँ ये गलतियां हुई हैं, इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, या बड़े पाप किए हैं, इन पापों को जो है अब आगे ना किया जाए? देखो, ऐसा कि ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, क्योंकि 1947 से पहले से
क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही है भारत में, उसके फाउंडर कौन थे पहले ये देखना पड़ेगा। नहीं, उस सत्ता को खत्म करने के लिए तो गांधी जी को आप लोगों ने खत्म किया ही, कि सत्ता खत्म कर दें। पॉजिटिव नहीं होगी देश के लिए, सत्ता को खत्म करने के लिए आप लोगों ने गांधी जी की हत्या की थी। सुप्रीम कोर्ट को मानते होंगे तो कृपया चुप रहिए। आप तो संवैधानिक संस्थाओं पर हमेशा कुठाराघात करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का नाम आप कैसे ले सकते हैं कि जज लोया के हत्याकांड का बाद में रिपोर्ट आता है और आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर देते हैं। ऐसे बेशर्मों के साथ क्या बात करनी? पहले कर देते हैं, ऐसे बेशर्मों के साथ क्या बात करनी? आप लोग कर्नाटक के चुनाव में पहले डेट घोषित करते हैं, चुनाव इलेक्शन कमीशन बाद में करता है। प्रतिबंध लगाया, तीनों बार सुप्रीम कोर्ट शैलेंद्र जी, विजय शंकर जी को बोलने दीजिए, विश्व हिंदू परिषद से है, वो बीजेपी से नहीं है। हाँ बोलिए, आप बोलिए जी। देखो खुर्शीद जी, मैंने कहा कि तीन बार हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया। तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरोप इन पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं। तो अब इसके बाद बार बार अगर शैलेंद्र जी लगाते हैं तो कानून के भी ये दोषी हैं, और 3-4 दिन से देश में जो माहौल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उसके भी दोषी हैं, ये कत्लों के भी दोषी हैं, ये सबके खून के दोषी हैं। 4 जज भी दोषी हैं जिन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस ठीक नहीं कर रहे। 4 भागलपुर के दोषी हैं। अगर ये फेरिस्त गिनाई जाएगी, 4 जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो भी दोषी हैं। शैलेंद्र साहब, आपको मुंह छुपाने के हिसाब से जो लोग की जगह नहीं मिलेगी। आपके हिसाब से जो गलत है वो गलत है। संविधान भी कोई चीज है, इसके लिए आप मानने को तैयार नहीं है। चलिए, मुझे लगता है कि बात जो है वो संविधान की बात कर रहे थे। तीन बार आईन की बात होगी और जिम्मेदारी की बात होगी, और बात ये भी होगी कि अब क्या होगा, सलमान खुर्शीद के खिलाफ कोई पार्टी एक्शन लेगी या फिर अपनी गलतियों को वो इस बात को जो है मानेगी, पार्टी भी मानेगी कि वाकई कुछ गलतियां तो हुई हैं, उनको आगे ना दोहराया जाए। इसके ऊपर कुछ जो है पार्टी के अंदर मंथन होगा। आने वाले वक्त में जो है ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। बहरहाल आज का मुद्दा में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम मेहमान भी हमारे साथ इस गर्मा गर्म बहस में बने हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। बात हो रही है सलमान खुर्शीद के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, हमसे गलती हुई है। हमसे का मतलब उनकी पार्टी से आजादी के बाद से अब तक जितने भी दंगे हुए हैं ज्यादातर वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत के दौरान हुए हैं या दौरे हुकूमत में हुए हैं, और जितना भी नुकसान हुआ है ज्यादातर अक़लियती तबके का हुआ है, मुस्लिम तबके का हुआ है, और मुसलमानों के खून के धब्बे जो है उनके दामन पर है। ये बात उन्होंने मान ली है, लेकिन पार्टी उनके इस बयान के साथ नहीं है, इससे इत्तिफाक नहीं रखती। इसी पर हम बात कर रहे हैं कि इस बयान के मतलब क्या है और क्या इसके सियासी मायने हैं, किस तरीके से इस बयान को लिया जाए और क्या कुछ सबक सीखा जाए इस बयान से। इसी पर बात हो रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, एक बात और भी है, ये बयान तो दे दिया उन्होंने, लेकिन 10 साल तक उनकी पार्टी की हुकूमत थी, यूपीए की हुकूमत थी, वो भी कुर्सी पर रहे बहुत लंबे वक्त तक। लेकिन जब कुर्सी पर रहते हैं लीडर्स, उनको इस तरह की चीजें याद नहीं आती। कुर्सी जाते ही तमाम बातें, तमाम जो है चीजें याद आने लगती हैं। ये क्या है, मतलब ये क्यों ऐसा होता है कि जब आप इक्तदार में हैं, जब आप पावर में हैं, जब आप कुछ कर सकते हैं, तो तब आपको कुछ भी याद नहीं रहता? देखिए, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती रही है जी, मुस्लिम कौम की बिलखुसूस, कि जिन लोगों को वजारत दी जाती है जी, उनको वजारत उनके नाम पर दी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आज मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो वजीर हैं, तो वो मुख्तार अब्बास नकवी की हैसियत से उनको वजारत दी गई है, लिहाजा उन पर 2 जिम्मेदारियां आयद होती हैं। और इसी तरीके से जब सलमान खुर्शीद रहे, गुलाम नबी आजाद रहे, मोहसिना किदवाई रहे और बहुत से लोग। देखिए आपका बयान, आपकी बात ये सही हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खुद की काबिलियत भी होती है, पार्टी के साथ वो लोग। अगर आज मुख्तार अब्बास नकवी की आप बात कर रहे हैं, जो भी लीडर करना चाहता था, नकवी जी के कद को आप शायद समझ नहीं पाए। मतलब उन जैसा बुलंद व्यक्ति मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में निजी नेता के रूप में जिन लोगों को मानता हूँ, उनमें नकवी जी को मानता हूँ। इतने बुलंद शख्सियत के इंसान हैं। उस बात को तो सुनिए ना, पूरी बात को। देखिए,
जो ये बुनियादी आपने सवाल उठाया है कि जब आप इख्तिदार में होते हैं, पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं, आपके पास इख्तियार होता है, आप फैसलों को मुतासिर कर सकते हैं, आप पॉलिसी में तब्दीली ला सकते हैं, आप अच्छी डिबेट और डिस्कोर्स में चीजों को लाके किसी नतीजे पर चीजों को ले जा सकते हैं, उस वक्त जो है वो आप बिल्कुल आपके होंठ जो है वो सिले रहते हैं। यह बुनियादी बात आपने उठाई है और ये बात अक्रॉस द बोर्ड लागू होती है। जहां तक मैंने बात मुख्तार अब्बास नकवी साहब की मैंने बात की है, कोई मैं उनको टारगेट करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर, या मैं कोई सलमान खुर्शीद साहब को कोई मैं क्लीन चिट देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं ये कह रहा हूं, एक बात दूसरी जो मैं उठाना चाहता हूं वो ये है कि देखिए सिलेक्टिव कंडेमनेशन जो है ये गलत है। यानी आप कांग्रेस को जरूर कंडेम करिए, मैं भी कर रहा हूं और कंडेम करना चाहिए क्योंकि जो ज्यादतियां उसने की है वो नाकाबिले माफी हैं। लेकिन मुझे अफसोस जब होता है जब मेरा बीजेपी का साथी जो है वो गुजरात के ऊपर एक लफ्ज भी नहीं कहता, वो बात जो है यहां तकलीफ मुझे पैदा होती है। एक बात, दूसरी बात ये एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, एक चीज और कहना चाहता हूं वो ये देखिए, आपको याद होगा और मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी ऑडियंस को यह बात बताना चाहता हूं कि जब जिस वक्त हिंदुस्तान में हमारे पहली नॉन अलाइनमेंट समिट हो रही थी, उसमें 42 मुस्लिम कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स यहां मौजूद थे और उसी दिन जिस दिन उसका इनॉग्रेशन था, आसाम नीली में हजारों मुसलमानों का कत्ल हुआ और कांग्रेस ने, और आज भी जो कांग्रेस के नुमाइंदे यहां बैठे हुए हैं वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, वो किनारा कर रहे हैं इस बयान से जो है। कांग्रेस ने सिखों के फसाद पर माफी मांगी है, मेरे अतर भाई ने कहा, और मैं उसके साथ हूं मुकम्मल तौर से जिन्होंने बात कही कि कांग्रेस ने सिखों के साथ जो ज्यादती और जुल्म हुआ था उस पर माफी मांगी। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क का शहरी नहीं है? क्या यहाँ का आईन उस पर बराबर से लागू नहीं होता? क्या हमारी तवक्कुआत जो है वो हुकूमत से अलग होनी चाहिए? क्या हम 2 नंबर के शहरी हैं इस मुल्क के अंदर? ये तमाम सवालात उठने की जरूरत है और सलमान खुर्शीद साहब ने जो सवाल उठाया है उस सवाल ने एक पंडारा बॉक्स खोल दिया है। और मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अब हिंदुस्तान को एक ईमानदार बहस की तरफ जाना चाहिए और वो जो बात जिसको मैंने शुरू में कहा था कि खून के धब्बे सबके दामन पर हैं, कोई दामन उससे बेदाग नहीं है। परवीन शंकर कपूर साहब, ये इशारा जो है आपकी पार्टी की तरफ है, बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर दंगे होते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सारी दुनिया जानती है। और जो हेड होता है स्टेट का, जो कंट्री का हेड होता है या जो भी वहां का मुखिया होता है, अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसके सर सेहरा बनता है, अगर कुछ गलत काम होता है, चाहे दंगा हो या कोई दूसरी चीज, तो उसके ऊपर इल्जाम भी आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आपकी पार्टी के लीडर्स को भी, आपकी पार्टी को भी वाकई ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, या एक्सेप्ट बड़ा दिल करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ कुछ गलतियां हुई हैं या होती है या जानबूझ करके कराई जाती हैं? देखिए, पहली बात तो जी, किसी के चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता जी। ये एक ऐसा देश है, गंगा जमनी तहजीब का देश है और यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब साथ रहते आए हैं, रहते रहेंगे। ये एक राजनीतिक मतभेदों की बातें होती हैं जिनके लिए, देखिए, माफ कीजिए, हो सकता है कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इन चीजों का लाभ पाया हो राजनीति में, सेंटिमेंट्स का, मगर सेंटिमेंट्स पे भय पर राजनीति करने की महारत सबसे पहले कांग्रेस के पास आई और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी नाम की एक पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इन तीन पार्टियों ने मोटा मोटी, कितना बड़ा अरे आप छोड़िए, आप छोड़िए, अरे 70 साल में आप एक आदमी को जेल भेज देते ना, संगीत सोम जैसे साल में एक जोगी जी पर मर्डर केस, जोगी जी अपने ऊपर के सारे मुकदमे हटा लेते हैं, दंगा फसाद के मुकदमे साल में। आपके यहाँ तो मुंसिफ भी आप ही हैं और उसके बाद आप ही मुजरिम है, मुजरिम मुंसिफ दोनों आप ही हैं। तो आपसे योगी जी ने अभी अपने ऊपर के सारे मुकदमे हटा लिए, आप इसके बारे में क्या प्रकाश डालेंगे वो जरा बोलिए। दोनों हाथ जोड़ के कभी ऐसा हुआ क्या कि सरकार के मुखिया ने अपने ऊपर के सारे मुकदमे हटा लिए हों? पार्टी के उस नेता को कांग्रेस के शासन की राज्य सरकार ने जेल भेजा। नहीं, एक व्यक्ति बता दीजिए, आप ये भी बताइए तो कई दंगों का दोष हमें दे रहे हैं ना। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने ऊपर के सारे मुकदमे हटा लिए। योगी जी ने क्या करा? शैलेंद्र जी, देखिए शैलेंद्र जी, एक बेसिक सवाल ये मैं आ रहा हूं। शैलेंद्र जी, एक बेसिक सवाल ये है, और ये जो है ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि राजीव गांधी ने भी कहा था, कुछ इस तरह की कुछ प्लानिंग की थी, कुछ ऐसी जो है मतलब बैठ करके आपस में जो पार्टी लीडर्स थे उनके साथ बात की थी कि अगर किसी स्टेट में दंगा होता है तो उसका जिम्मेदार, अगर इन्हीं की पार्टी का चीफ मिनिस्टर या इन्हीं की पार्टी की सरकार है वहां पर, तो उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर चीफ मिनिस्टर होगा।
प्रवीण शंकर कपूर साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि बहुत सारे दंगे हुए। आज जो है सलमान खुर्शीद को कहना पड़ रहा है जाकर के अलीगढ़ में, क्यों जब दंगे हुए क्यों उस वक्त उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया? अगर पार्टी चाहती तो एक्शन लेती, अगर पार्टी एक्शन लेती तो शायद उसके बाद दूसरी जो है वो मिसालें नहीं होती या दूसरे दंगे नहीं होते। क्योंकि आप लोग एक्शन नहीं लेते हो, क्योंकि आप लोग खुली छूट देते तो कि ठीक है सेंटीमेंट से खिलवाड़ कीजिए और अपना सियासी फायदा उठाइए। देखिए, इसमें खुर्शीद भाई दो विचारधारा हरदम काम कर रही है। देश की आजादी के पहले से जो लोग यहाँ के अमन को कायम नहीं रहने देना चाहते, वो लोग मुख्यमंत्री हो या कोई भी सरकार हो उसके विपक्ष में काम करना, वहां पे जाके अभी आप अलग अलग स्टेट का आज भी देख रहे हैं, इनकी तंत्र पूरी कामयाब है। लाठी डंडे के जोड़ पे अपना काम करना चाहते हैं। तो आप अपना तंत्र क्यों मजबूत नहीं करते? आप भी ज्यादा काम नहीं आएगा। नहीं, आप पप्पू के सहारे नहीं पार करेंगे। तंत्र लाइए, मंत्र लाइए, कुछ लाइए। हमले की बात नहीं करेंगे, किसी के ऊपर जो है वो कुछ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जुमलेबाजों के सहारे, जुमलों के सहारे और दंगा फसाद के सहारे किसी को जो है मुसलमानों का भय दिखा के, किसी को गोहत्या का भड़का के, किसी को कुछ करके अखलाक को मार देंगे, कुछ भी करेंगे। इनको शासन चाहिए। राजकुमार भाटी साहब, चूंकि जब आपकी हुकूमत थी उत्तर प्रदेश के अंदर, आपकी पार्टी की हुकूमत थी, तो वहां पर भी दंगा हुआ और लंबे वक्त तक दंगा चला। यूपीए की हुकूमत थी मरकज में, चाहते तो दंगा जो है 2 दिन में रोक सकते थे। चूंकि इस तरह की बातें जो है गुजरात दंगों के दौरान भी हुई थी, या दूसरे दंगे होते हैं कि भाई हुकूमत चाहती है, अगर हुकूमत चाहे तो फिर दंगा नहीं हो सकता, और अगर दंगा हो भी तो उसको 24 घंटे में रोका जा सकता है या रोका जा सकता था, तो क्यों नहीं रोका गया? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये जो नफरत की सियासत है, ये जो डराने की सियासत है, ये इस मुल्क में कब तक चलेगी? क्योंकि प्रवीण शंकर कपूर साहब का कहना है कि कोई एक पार्टी इसमें जिम्मेदार नहीं है, तमाम पार्टियां ही मुलव्विस है, तमाम पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। पहली बात जी, 2013 में जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, 24 घंटे के अंदर ही रोक दिया गया था। जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, सेना तैनात कर दी गई थी शहर में। कोई दंगा नहीं, वो जो महीने भर तक दंगे चले, मैं बता गांव-गांव में और जो है कस्बों में, मैं वही बताना चाहता हूँ। उसको क्यों नहीं रोक पाए? मुख्य दंगा जो शहर में शुरू हुआ, शहर में फिर दंगा नहीं होने दिया गया, लेकिन दंगा गांव-गांव में फैल गया। इस गांव में घटना हुई, फिर अगले गांव में घटना हुई, फिर अगले गांव में घटना हुई, और उसमें सबको पता है कि वो दंगा किसने कराया था, अफवाह उड़ा के, और किस तरह कराया। ये कमाल है, सरकार आपकी, सारे लोग और आप जो है यूपीए का हिस्सा भी थे, सरकार अगर कार्रवाई, मरकज में भी आपकी अगर सख्ती से, और फिर आप कह रहे हैं कि सरकार अगर सख्ती से कार्रवाई न करती, सरकार संवेदनशील न होती, तो हालात और ज्यादा बिगड़ते। सरकार ने बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हम डरा के राजनीति करते हैं। समाजवादी आप नहीं, ये कह रहे हैं कि ज्यादातर पार्टियां, उन्होंने देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में, कांग्रेस साहब, समाजवादी पार्टी के बारे में जिम्मेदारी से कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी के किसी एक नेता का बयान कोई आप ऐसा नहीं दिखा सकते कभी जो 2 संप्रदायों में, 2 तबकों में नफरत फैलाने के लिए दिया गया हो, या लड़ाने के लिए दिया गया हो, या दंगा भड़काने के लिए दिया गया हो। किसी भी, ना हिंदू नेता का, ना मुस्लिम नेता का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी भाईचारे की राजनीति करती है, आपसी प्यार मोहब्बत की राजनीति करती है, सब धर्मों को बराबर आदर देती है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। सम्मान करते हैं सारे कौन देश के लोगों का। रामपुर वाले आजम खान साहब का एक शब्द नहीं बता सकते आप जो किसी समुदाय के खिलाफ हो, किसी धर्म के खिलाफ हो। मैं दावा करता हूं आपसे, एक लाइन अगर कहीं उठा के आप मुझे प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक लाइन अगर आप दिखा दें, ये आप नफरत फैलाते हैं, आप लोग टारगेट करते हैं। बहुत कुछ अरे फिर बोलते नहीं है, इशारों से हो जाता है, क्या अजीब बात है। और मैं आपके 50 नेताओं के बयान अभी सुना देता हूं, अभी बता देता हूं क्या क्या बोला आपके नेताओं ने। कभी कहते हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए, कभी कहते हैं मुसलमानों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, कभी कहते हैं हम मुसलमानों की लड़कियां उठा लाएंगे, कभी कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, कभी मतलब आपके लोग कितने बयान देते हैं। ठीक है, प्रवीण शंकर कपूर साहब, ये बात मानने में जो है आपको मेरा ख्याल के वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाकई बहुत सारे बयानात आते हैं आपकी पार्टी की तरफ से, और वक्त वक्त पर प्राइम मिनिस्टर और वक्त वक्त पर आपकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो कहते भी हैं, उनको आगाह भी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद बयान देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देते हैं, योगी असर नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर मौलाना साहब जी, 2 बातें मैं अर्ज करूंगा। पहली चीज तो ये, फिसादात के ताल्लुक से सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मान लेना चाहिए कि फिसादात हुए, लोग मारे गए। ये कहना बिल्कुल, महाराष्ट्र में जब मुंबई का जो उस वक्त फिसाद हुआ, इंतहाई बदतरीन फिसाद था, और मरकज और सूबे दोनों जगह जो है वो कांग्रेस की हुकूमत थी। जिस शख्स ने फिसाद भड़काया वो मुंबई में मौजूद था, एलानिया कह रहा था। उस वक्त के जो राजेश पायलट जो एमएस होम थे, उस वक्त की आप जो श्री कृष्णा कमीशन के अंदर जो वायरलेस टेप जो पेश किए गए, सारे हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन 10 साल क्या मजबूरियां रहीं, क्या मसलिहतें रहीं,
ये सलमान खुर्शीद को भी बताना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी। दूसरी चीज, फिसादात होते हैं और फिसादात का इस्तेमाल भी किया जाता है, फिसादियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता या मेरे दोस्त हमारे विजय शंकर तिवारी जी भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए, गुजरात का फिसाद हुआ, एक्शन का रिएक्शन तो यह कुछ भी था, मगर फिसादात का इस्तेमाल किस तरह, एक तरफ कहा जाता था फिसाद हुआ ही नहीं, एक्शन का रिएक्शन था। दूसरी तरफ बीजेपी के जितने कारकुनान थे उन सबको आजादी दे दी जाती है, और बीजेपी के अलावा जितने मुआविन फिसादात में थे, क्या वो आप आज बाबू बजरंगी हो या जितने भी लोग थे, या वीएचपी के जो पुराने साबिका सदर थे, उन पे जितने मुकदमात आयद किए गए वो भी हमारे सामने। सुन लीजिए, मैं बोला नहीं, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वीएचपी और बीजेपी इस बात का भी जवाब नहीं दे भाई। एक तरफ ये कहते हैं कि शौर्य था, 6 दिसंबर को एक मस्जिद की शहादत हुई, इनके लिए शौर्य था, लेकिन ये इतने सियासतदान हैं कि उस मुकदमे को खींचते खींचते 2017 तक ले आए और कोर्ट में यह साबित करवा दिया कि साजिश में कौन कौन लोग शरीक थे, और उस मुकदमे की बुनियाद पर लोगों को सियासी बनवास कैसे रहता जाता है। इसलिए फिसादात का इस्तेमाल, फिसादियों के जरिए बचाना और लोगों को जेलों तक भेजना, ये हर सियासी पार्टी करती है। विजय शंकर तिवारी साहब, ये इल्जाम, ये इशारे आपकी तरफ भी हैं, और अभी हमने देखा इसी हफ्ते कैसे एक नौजवान जो आपकी तंजीम से जुड़ा हुआ है, उसने ओला कैब को रिजेक्ट इसलिए कर दिया या कैंसिल इसलिए कर दिया कि उसको चलाने वाला एक मुस्लिम था। ये जो नफरत है, नफरत की सियासत करने में कोई भी पीछे नहीं है, आपकी तंजीम भी पीछे नहीं है, ऐसा मौलाना साहब का कहना है, और कुछ चीजें सामने भी आती हैं। आपको लगता है कि ये मुल्क नफरत से नहीं चलेगा, प्यार से चलेगा? और ये जो नफरत की सियासत हो रही है, नफरत का खेल हो रहा है, नफरत का बाजार को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे बाज आना चाहिए सभी को। नहीं, उसने बीच में जोड़ दो। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, खुर्शीद साहब, ये जो आपने नफरत वाला विषय रहा, बिल्कुल बात तो सही है। ये बिल्कुल दंगे जब होते हैं वो भी नफरत से ही होते हैं, कि ये दंगे जब होते हैं वो भी नफरत से ही होते हैं। एक मिनट, खुर्शीद साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप अभी भाटी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं सुन भी रहा था, लेकिन तब मैं कहूंगा कि कितना बढ़िया इनका तरीका है कि एक ही प्रकार के केस में 2 लोग फंसे, एक खान साहब फंसे, मौलाना साहब, और एक सुरेश राणा फंसे। सुरेश राणा को जेल में डाल दिया, मौलाना साहब को हेलीकॉप्टर से लखनऊ बुला लिया। ये इनकी राज्य का ये एक चरित्र है। दूसरी बात, कांग्रेस हो या भाटी साहब की पार्टी, अब ये कह रहे हैं कि योगी हुकूमत जो है वो जो जाट कम्युनिटी है उनके स्वाभाविक रूप से देलवी साहब ने इनके साथ खड़े होने का जो मुकदमे थे उनको वापस नहीं लिए, मतलब उनको वापस नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये सारी पार्टियां करती हैं, ये जो सियासत है वही हम कह रहे हैं कि ये कब तक चलेगी? मैं बताता हूँ, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? कांग्रेस अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करती है, बुलाया तो फायदा पहुंचाने के लिए समाजवादी भी वैसे ही करती है, कांग्रेस भी वैसे ही करती है, बीजेपी भी वैसे ही करती है। तो फिर फर्क क्या रहा साहब? नहीं, फर्क क्या चाहिए खुर्शीद साहब? आप क्या चाहते हैं कि सच्चाई भी सामने ना आवे? इंसाफ होना सबके साथ। जो लोग निर्दोष थे, इस सरकार ने निर्दोष लोगों को छोड़ा है, जो दोषी थे उनको नहीं छोड़ा है। अब आप ये चाहते दोषी को ही छोड़ दिया जाए? दोषी और निर्दोष कोर्ट तय करेगा, अरे मेरा सवाल तो यह था कि माया कोडानी जो थी वो तो दोषी, माया कोडानी मासूम थी, और वीएचपी का कार्यकर्ता बाबू बजरंगी जो है वो फिसादी हो गया। उस वक्त के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उस वक्त के वीएचपी के सदर के ऊपर मुकदमा कायम होंगे। ये दोहरा मापदंड क्या, इसके ऊपर बताइए ना। देलवी साहब, हाँ, देलवी साहब बता रहा हूँ। देलवी साहब, खुर्शीद साहब ने भी बात कही थी कि एक टैक्सी ड्राइवर चूंकि मुसलमान था इसलिए वो नहीं बैठा, तो वो भी क्रिया की प्रतिक्रिया थी। मैं कहता हूँ प्रतिक्रिया कब तक चलेगा साहब? ये क्रिया की प्रतिक्रिया कब तक चलेगी? एक मिनट, तब तक इन प्रतिक्रियाओं विजय शंकर तिवारी जी, कठिन रहेगा। विजय शंकर तिवारी जी, 125 करोड़ की आबादी है, यहाँ तो रोज क्रिया होगी, रोज प्रतिक्रिया होगी। क्या ये मुल्क क्रिया प्रतिक्रिया से चल सकता है क्या? मुझे ये बताइए आप। इनकी रोटी तो क्रिया प्रतिक्रिया पे ही सेकी जाती है। आप ये बताइए मुझे, खुर्शीद साहब सुन लीजिए। खुर्शीद साहब, कठुआ में एक बच्ची के साथ रेप होता, देश नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल, हम कहते हैं एक कानून भी पास हो गया कि मृत्यु दंड मिले बलात्कारी को, जितनी कड़ी सजा, लेकिन उसको किस प्रकार से घुमाया गया देश में, यानी सारे के सारे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। एमएलए ने बलात्कार किया, 1 साल तक घूमते रही लड़की, उसमें तो कोई कार्रवाई योगी जी ने किया नहीं। देश में 1 साल तक उन्नाव में बलात्कार हुआ, उसके ऊपर तो आपके मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई किया नहीं। हिंदू समाज को बदनाम करने का जब तक ये क्रम चलेगा, इसको रोकना चाहिए।
इसको रोकना चाहिए। मैं कहता हूँ हिंदू समाज को बदनाम करने ठीक है सर, आपने अच्छी बात कही है, रोकना चाहिए। ये क्रिया की प्रतिक्रिया की बात कह करके हमें चीजों को, ठीक है सर, हमें चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक, मैं यहाँ एक ब्रेक लूंगा, एक और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे और तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। गर्मा गर्म बहस लगातार जारी है। आज का मुद्दा में बात हो रही है सलमान खुर्शीद के उस बयान की जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान दिया और कहा कि हां, कांग्रेस के दामन पर दाग है, मुसलमानों को बहुत परेशान किया गया, दंगे हुए और जो खून था वो कांग्रेस के दामन पर है। तो इस पूरे बयान का मतलब क्या है, इसके क्या सियासी मायने हैं और क्या ये वक्त है कांग्रेस के लिए प्रायश्चित करने का, ये भी सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद के इस बयान को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं? हालांकि नहीं कर रही है। क्या करना चाहिए? क्या वाकई ईमानदाराना बर्ताव जो है या ईमानदाराना रवैया कांग्रेस को इख्तियार करना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई वो ईमानदाराना रवैया इस पर इख्तियार करेगी? तमाम खास मेहमान यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, सब लोग बने हुए हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है, हजारों दंगे हुए हैं इस मुल्क में, 1947 के बाद, आजादी के बाद से अब तक हजारों दंगे हुए हैं और उन हजारों दंगों में हजारों लोगों की जानें गई हैं, मासूम लोग मरते हैं, कुछ दंगाई होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, लेकिन उसका जो असर पड़ता है, जो मुतासिरीन होते हैं वो हजारों की तादाद में होते हैं। हजारों दंगे हो गए, हजारों मौतें हो गई, जान माल का खतरनाक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन एक लफ्ज कह करके कि हाँ, हमारे दामन पर दाग है, हम कसूरवार हैं, क्या कोई पार्टी, क्या कोई एक शख्स, क्या कोई एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बच सकती है? देखिए, आपने बड़ी बुनियादी बातें उठाती हैं। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर कि कांग्रेस ने एक तल हकीकत से, जिसकी बड़ी हद तक उस पर जिम्मेदारी रही है, उसने अपने आप को ये कहकर अलग कर लिया कि ये सलमान खुर्शीद का जाती बयान है। ये बहुत ही, ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस माजी से कोई सबक नहीं सीख रही और वो आगे के लिए जो उम्मीदें लगाए बैठी है, वो उम्मीदें ही उसकी रह जाएंगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि फसादात के हवाले से अभी यहाँ हमारे समाजवादी पार्टी के, मेरा तो किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बात जिसकी सही होती है उसको हमें तस्लीम करना चाहिए और उसको कहना भी चाहिए। भाटी साहब ने शुरू में बड़ी खुले दिल से ये कहा कि किसी का भी दामन जो है वो साफ नहीं है। मुझे खुशी होती अगर दूसरी जमातों के लोग भी जो हैं वो इसी दरिया दिली का मुजाहरा करते और ये कहते कि हमारा दामन भी इससे साफ नहीं है। तीसरी बात जो जिस तरफ हमें इस बहस को अपनी को खत्म करना चाहिए वो ये है कि देखिए, बहस छिड़ी है और अब इस बहस को जो है पूरे मुल्क के अंदर इसको फैलना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को। सर, बहस को फैलाने से फायदा नहीं होगा, इस बहस से, इस बात से कुछ सबक लेने से फायदा होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए, जब आप बहस में जाएंगे तभी कोई रास्ता निकलेगा, तभी कोई सबक निकलेगा। और जब तक आप तैयार नहीं है, देखिए, खुर्शीद साहब अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो नहीं मान रही है कि ये बयान सही है। खुर्शीद भाई, जब तक आप सियासत करते रहेंगे, बीजेपी वाला कांग्रेस को कहता रहेगा, कांग्रेस वाला बीजेपी को कहता रहेगा, कोई मसले का हल नहीं निकलने वाला है। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, क्या कहेंगे आखिर में? बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। क्या लगता है आपको, ये जो नफरत की सियासत है या फिर जो ये पॉलिटिक्स करते हैं वोट बैंक की, आपको लगता है कि ये खत्म होनी चाहिए? और ये जो एक दूसरे के मजहब से एक दूसरे के लोगों को, मतलब एक दूसरे मजहब के लोगों को लड़वाया जाता है, नफरतें फैलाई जाती हैं, अब वक्त आ गया है कि खत्म कर देना चाहिए। 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या आपको लगता है कि होना चाहिए ये खत्म? देखो खुर्शीद साहब जी, देखो खुर्शीद साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। अमन चैन देश का हर व्यक्ति चाहता है और अमन चैन तभी होता है जब कहीं भेद न किया जाए। जब भी भेद किया जाएगा समस्या तब खड़ी होगी। मैं राजनीति से एक ही अपेक्षा करता हूं कि देश में जो लोग रहते हैं उनके बीच में भेद न किया जाए। अगर भेद नहीं होगा खुर्शीद साहब, तो इस देश की समस्याओं का निराकरण बिल्कुल उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जब तक भेद होगा तो भेद करने वालों को लताड़ना चाहिए। जब भी कोई भेद करे उसको लताड़ना शुरू कर दीजिए। वक्त की कमी है, देश की कमी है। कम से कम अल्फाज में क्या कहेंगे, ये जो बयान आया है सलमान खुर्शीद का, इससे दूसरी पार्टियों को सबक लेना चाहिए और जो गलतियां दूसरी पार्टियों ने की हैं, चूंकि सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा है कि जो गलती हमने की है आप सीख लो, वो गलती मत करना कभी। गलती बेगलती की बात में जाए बिना मैं एक बात कह के इस बहस में से अंत करूंगा जी, कि सब कम्युनिटीज को, सब कास्ट को ये रियलाइज करना होगा कि हमें को एग्जिस्ट करना है भारत में, सबको भारत में रहना है और एक नया अध्याय
मैं तो कहता हूं राजनीति में एक ऐसा अध्याय प्रारंभ हो 2019 के चुनाव प्रचार से कि कोई किसी को गाली ना दे, डेवलपमेंट की बात हो और हम आगे बढ़ें। ठीक। अतर हुसैन देहलवी साहब, क्या लगता है ये जो बयान आया है, क्या कुछ इससे खोया क्या पाया, ये अलग बात है, क्या कुछ उनको हासिल होगा अलग छोड़ दीजिए, लेकिन मुस्लिम तबके को क्या लगता है, कुछ सिक्योरिटी का कुछ उम्मीद लगती है कि दूसरी पार्टी सबक सीखेंगी और दूसरी पार्टियां जो है इस तरह के हालात को पेश नहीं आने देंगी, इस तरह के इकदाम उठाएंगी? देखिए बिल्कुल मैं उठाने चाहिए, बिल्कुल इख्तिसार से कहूंगा कि पार्टियां आती जाती रहेंगी, खिलाफ बदलते रहेंगे, लेकिन मुल्क यही रहेगा। और हम सबको अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त रखना चाहिए, एक दूसरे पर एतमाद को बहाल रखना होगा कि हमको यही रहना है। और साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज को, बीजेपी शमूल, ये मान लेना चाहिए कि इस मुल्क में हर किसी की फलाह बहबूद तभी है जब उसको सियासी निजाम में आप बराबर की जगह देंगे। अगर आप उसको अछूता करेंगे, क्या वो कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई कम्युनिस्ट हो गया, आखिरी बात 10 सेकंड में, कम्युनिस्ट पार्टी अगर कोई नुमाइंदा यहां मौजूद होता तो खैर आप जानते हैं जब कम्युनल फिसादात के खिलाफ बिल आ रहा था, उस बिल को रुकवाने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा अड़ंगा था वो तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां भी थी। ये भी इस मुल्क की एक सच्चाई है। हाँ, ये जो सियासत है ये बड़ा जो है खेल बिगाड़ती है कई बार। शैलेंद्र सिंह जी, आपको लगता है क्या ये पार्टी के लिए, आप सबके लिए, पूरी कांग्रेस पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, प्रायश्चित का वक्त है? आपको जो है वो सबक लेना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी से लेकर आज तक हरदम इस मुल्क में रहने वाले सभी नागरिकों को संविधान के नजरिए से देखा है और उसके हिसाब से अपना किया है, इसलिए उसने कभी कोई भेदभाव किया नहीं और आगे भी कभी नहीं करेगी। राजकुमार भाटी जी, देखिए इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच कोई स्थायी शत्रुता नहीं है, कोई नफरत नहीं है। कुछ पार्टियां और कुछ संगठन हैं जो इस नफरत को फैलाने का काम करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं। बिल्कुल, उन्हीं की वजह से दंगे भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग आए, इस अहम चर्चा में आप हिस्सा बने, इस अहम चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर नफरत की सियासत की कोई जगह इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। जो बयान सलमान खुर्शीद की तरफ से आया बहुत बड़ा बयान है, उससे दूसरी पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए, लेकिन इस दौरान खुद कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या गलतियां उसने की हैं और आइंदा वो उस तरह की गलतियों को ना होने दे, ना दोहराए। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।